गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 21 सिंपैथोमाइमेटिक्स और एड्रेनर्जिक ड्रग्स का पार्ट 3। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं नॉन कैटेकोलामिन्स। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने कैटेकोलामिन्स देखे थे, जिसमें कि मेन एग्जांपल था आपका एड्रेनालिन। तो आज हम देखते हैं नॉन कैटेकोलामिन्स को। नॉन कैटेकोलामिन्स आर ड्रग्स विदाउट कैटाकॉल न्यूक्लियस। तो कैटाकॉल न्यूक्लियस जिसमें नहीं रहता है उसे हम बोलते हैं नॉन कैटाकोलामिन ड्रग्स। दिस अमीन्स एक्ट्स इन टू वेज। फर्स्ट वन, as a partial agonist of noradrenaline and are capable of directly stimulating alpha and beta receptor। तो नॉन कैटेकोलामिन ड्रग्स जो होते हैं ये दो वे से एक्ट करते हैं। एक तो एज अ पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट मीन्स ये डायरेक्ट अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे बाइंड होके वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। मीन्स नॉरएड्रेनालिन अवेलेबल भी नहीं रहा, बट वहां पे अगर नॉन कैटेकोलामिन अवेलेबल है तो वो स्टिमुलेट करने का काम करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर को, जिसकी वजह से फर्दर ऑर्गन पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। दूसरा है दिस रिलीजेस नॉरएड्रेनालिन एंड और डोपामिन फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। तो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन का रिलीज करने में ये हेल्प करता है। तो ये दो वे से हमारा नॉन कैटेकोलामिन एक्ट करता है। एक तो एज अ पार्शियल एगोनिस्ट डायरेक्ट एक्ट करेगा और डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा अल्फा और बीटा रिसेप्टर को, या फिर इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा बाय नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर दैट आर noradrenaline and or dopamine। Non-catecholamines differ from catecholamines in the following respect। तो non-catecholamines जो है ये catecholamines से थोड़े से डिफरेंट होते हैं इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट, जिसमें पहला आता है दे आर इफेक्टिव ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स अगर हम इसको ओरली कंज्यूम करते हैं तो भी हमें इसके इफेक्ट मिलते हैं। बट इन केस ऑफ कैटाकोलामिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम उसे ओरली कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में जो माओ इनिबिटर रहते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, वो उसे डिग्रेड और मेटाबोलाइज करते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन कैटाकोलामिन हम इसे ओरली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो कैटाकॉल न्यूक्लियस है वो अब्सेंट है। दे एग्जिबिट रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय MAO मींस मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं ये कैटाकोलामिन को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं, बट यहाँ पे कैटाकॉल न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए नॉन कैटाकोलामिन ड्रग्स जो है ये रेजिस्टेंट होते हैं डिग्रेडेशन के लिए, जिसके वजह से इसका जो एक्शन है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। In addition to sympathomimetic action, they have powerful CNS stimulant action। तो sympathomimetic action तो है ही इसका, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये स्टिमुलेंट करके एक्ट करता है। तो ये इसके डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू कैटाकोलामिन। तो फर्स्ट ये ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंट है टू डिग्रेडेशन बाय मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। उसके अलावा तीसरा इफेक्ट है कि ये सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन के अलावा सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन भी दिखाते हैं, वो भी पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन दिखाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ड्रग आता है हमारा इफेड्रिन। इफेड्रिन इज अल्कोलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इपेड्रा प्लांट। तो ये नेचुरल अल्कोलॉइड है, ये इपेड्रा प्लांट से हमें मिलता है। अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? अल्कोलॉइड्स आर द केमिकल्स which contains at least नाइट्रोजन।
ठीक है। नाइट्रोजन एटम जिसमें रहता है उसे मोस्टली अल्कोलॉइड बोलते हैं। इसके अलावा बाकी भी एटम रहते हैं बट अल्कोलॉइड्स में मोस्टली नाइट्रोजन रिंग या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है, तो वो है इपिड्रिन। अब आते हैं हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। तो फर्स्ट आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है इसका। इट इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट which result into increased cardiac output. It causes peripheral vasoconstriction and hence blood pressure increase. तो इसमें जो है इपिड्रिन जो है, इपिड्रिन ड्रग जो कि नॉन कैटेकोलामिन कैटेगरी का ड्रग है, ये क्या करता है, हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। बट इसमें उसके अलावा पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन भी करता है। तो पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन एज वेल एज कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से ये ड्रग अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम करता है। उसके बाद इफेक्ट ऑन हार्ट रेट इज वेरिएबल। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इपिड्रिन fails to produce same response because of tachyphylaxis। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि भाई हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये वेरिएबल होता है और वेरी होता है जब हम इसे सेकंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज देते हैं सेम क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ टैक्यफाइलेक्सिस। अभी टैक्यफाइलेक्सिस एक कंडीशन है जिसमें कि अगर हम रिपीटेड एडमिनिस्टर करते हैं कोई ड्रग को तो वो ड्रग को रिस्पॉन्स करना कम कर देते हैं वहां के रिसेप्टर और वहां का वो ऑर्गन, ठीक है, मींस अल्टीमेटली हार्ट। तो हार्ट जितना पहले इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा था सेकंड डोज में थोड़ा कम दिखाएगा, थर्ड डोज में और थोड़ा कम दिखाएगा, चौथे डोज में बिल्कुल ही कोई रिस्पांस उस पे आएगा नहीं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, हार्ट अपना नॉर्मली काम करते रहेगा ड्यू टू दिस टैक्यफाइलेक्सिस। मींस वहां के रिसेप्टर उसे रेजिस्ट हो जाएंगे और वहां पे वो रिस्पांस देना बंद कर देंगे इपिड्रिन को। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम टैक्यफाइलेक्सिस। As compared to adrenaline, its vasopressor responses persist for longer time। तो एड्रेनालिन के कंपैरिजन में इसका वासोप्रेशर रिस्पांस जो है ये लॉन्गर टाइम के लिए परसिस्ट रहता है और लॉन्गर टाइम के लिए रहता है। वासोप्रेशर रिस्पांस मींस जो ब्लड वेसल्स है उसमें कंस्ट्रिक्शन वाला जो रिस्पांस है, वासोकंस्ट्रिक्शन रिस्पांस जो है वो ज्यादा समय के लिए रहता है एज कंपेयर टू एड्रेनालिन, जिसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है। सेकंड आते हैं हम स्मूथ मसल्स पे। इट रिलैक्सेस ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। द रिलैक्सेशन इज लेस प्रोमिनेंट देन विथ एड्रेनालिन बट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करता है बट रिलैक्सेशन भी लेस प्रोमिनेंट होता है देन एड्रेनालिन, मींस एड्रेनालिन से कम रिलैक्सेशन करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का। बट ये जो रिलैक्सेशन होता है ये लॉन्गर टाइम के लिए होता है एज कंपेयर टू एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ज्यादा स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है बट शॉर्टर पीरियड के लिए करता है, वही इपिड्रिन जो है ये कम स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है बट लॉन्गर टाइम के लिए करता है। इट ऑल्सो रिलैक्सेस यूटेराइन स्मूथ मसल्स। तो यूटेराइन स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम इपिड्रिन करता है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इट स्टिमुलेट सीएनएस एंड प्रोड्यूसेस रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, ट्रिमर एंड इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी। तो जैसा कि इससे पहले हमने बोला है कि ये पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट कैटेगरी में आने वाला ड्रग है, नॉन कैटेकोलामिन कैटेगरी के ड्रग। तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस होता है, इंसोम्निया प्रोड्यूस होता है, मींस हमें नींद नहीं आती, ट्रिमर्स आते हैं और हमारी मेंटल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है।
लार्ज डोज में प्रोड्यूस कन्वर्जन। तो अगर हम ये ड्रग को अगर लार्ज डोज में लेते हैं तो ये कन्वर्जन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है इपिड्रिन का? इट प्रोड्यूसेस माइड्रियासिस ऑन लोकल एज वेल एज सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इपिड्रिन को अगर हम लोकली भी अप्लाई करते हैं आइज पे या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन से भी अगर उसे देते हैं इपिड्रिन को, तो ये माइड्रियासिस प्रोड्यूस करता है। माइड्रियासिस मींस डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं माइड्रियासिस। मींस डायलेशन ऑफ प्यूपिल मींस हम दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बट पास के ऑब्जेक्ट देखने में हमें तकलीफ जाएगा ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सिलेरी मसल्स और रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल्स। तो ये माइड्रियासिस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट इजीली देख सकते हैं बट पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल होना चाहिए वो नहीं होता जब भी इपिड्रिन वहां पे प्रेजेंट होता है। नॉर्मल कंडीशन में तो हम पास का भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं, बट कोई पेशेंट को अगर हम आईज में देते हैं इपिड्रिन तो उनको माइड्रियासिस वो प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो पास का नहीं देख पाता बट वो दूर का आराम से देख सकता है। उसके बाद मेटाबॉलिक इफेक्ट पे आएंगे। इट इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो इपिड्रिन जो है ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो ये है इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसके बाद हम आते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस में। द यूज ऑफ इपिड्रिन इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट टॉलरेंस एंड सीएनएस इफेक्ट। स्टिल इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है, नेजल कंजेशन में यूज होता है, हाइपोटेंशन में यूज होता है, नार्कोलेप्सी में यूज होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होता है और हार्ट ब्लॉक में इसका यूज होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो इपिड्रिन जो है ड्यू टू टैकीफाइलेक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस जिसे हम बोलते हैं, इसकी वजह से इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड है बट कुछ कुछ जगह इसको यूज करते हैं, कुछ कुछ डिसऑर्डर में इसको यूज करते हैं। एज वेल एज ये सीएनएस स्टिमुलेंट है इसलिए इसको वो वजह से भी यूज कम करते हैं बट ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में इसको यूज कर सकते हैं जहां ब्रोंका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। नेजल कंजेशन में इसको यूज कर सकते हैं जिसमें हमारे नॉस्ट्रिल्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। हाइपोटेंशन में इसको यूज कर सकते हैं ड्यू टू इस वासो प्रेशर इफेक्ट। तो वासो प्रेशर इफेक्ट की वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हाइपोटेंशन में इसको आप यूज कर सकते हैं। नार्कोलेप्सी मींस डे टाइम में स्लीप का जो अटैक आता है यानी नींद आना, डे टाइम में अचानक से नींद आना उसे नार्कोलेप्सी बोलते हैं। तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एज वेल एज माइस्थेनिया ग्रेविस में भी इसको यूज कर सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस नथिंग बट अ डिसऑर्डर इन विच और एंटीबॉडीज जो होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वहां के रिसेप्टर पे जाके बैठ जाते हैं जिसके वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जगह नहीं बचती है टू इंटरैक्ट विथ रिसेप्टर। रिसेप्टर को ऐसा बाइंड हो जाते हैं वो एंटीबॉडीज जिसकी वजह से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं हो पाते और अल्टीमेटली अगर इंटरैक्शन नहीं होगा तो फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होती और वो ऑर्गन उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ऐसे कंडीशन में भी हम इपिड्रिन को यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। इसके अलावा हार्ट ब्लॉक में भी हम इसे यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट क्योंकि इसका इफेक्ट दिखता है कि ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, इसलिए इपिड्रिन को हम हार्ट ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे।
एडवर्स इफेक्ट सिमिलर टू द कैटाकोलामिन, कैटाकोलामिन जैसे ही इसके एडवर्स इफेक्ट है, सेम एडवर्स इफेक्ट है, मींस पाल्पिटेशन, ट्रीमर, एप्रीहेंशन, अरेथमिया एंड एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। तो पाल्पिटेशन मींस ऐसा फीलिंग कि भाई हमारा हार्ट जोर से धड़क रहा है, हमें घबराहट सी हो रही है। ट्रिमर मींस हमारे हाथ पैर थोड़ा सा मींस शिवरिंग होने लगते हैं। एप्रीहेंशन मींस एंजाइटी और फियर जैसा फीलिंग आता है। मींस डर जिसे बोलते हैं, डर जैसा लगता है हमें। अरेथमिया, अगर हम ये ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं तो अल्टीमेटली अरेथमिया प्रोड्यूस होने के चांसेस है। और एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, तो पल्मोनरी एडेमा मींस पल्मोनरी वेसल्स जो है आपकी पल्मोनरी एरिया जो है वहां पे आपका अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड होने का चांसेस होता है। और एक्यूट पल्मोनरी एडेमा भी हम उसे बोलते हैं कि भाई पल्मोनरी में आपका फ्लूइड का अकोमुलेशन होने का चांसेस हो सकता है अगर हम इपिड्रिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। इसके बाद आते हैं हम प्रिपरेशन में। तो टैबलेट आती है इसकी 15 to 60 mg इपिड्रिन की। उसके अलावा सायरप आता है जिसमें 20 mg पर ml इपिड्रिन होता है। नेजल ड्रॉप्स आते हैं फॉर नेजल डिकंजेशन। 1% सॉल्यूशन ऑफ इपिड्रिन यूज करते हैं, जिसमें कि अगर हमें नेजल कंजेशन हो गया है तो एज ए डिकंजेस्टेंट करके इपिड्रिन को 1% में हम देते हैं। आई ड्रॉप्स करके यूज होता है अगर हमें दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टू प्रोड्यूस माइड्रियासिस। दूर का चीजें दिखने के लिए हम 3 to 5% ऑफ इपिड्रिन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं और इन अ फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड ड्रग है एम्फेटामिन। तो एम्फेटामिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट इंक्रीजेस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एम्फेटामिन जो है ये दोनों इफेक्ट दिखाता है। सिस्टोलिक मींस कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज डायस्टोलिक मींस रिलैक्सेशन वाला जो ब्लड प्रेशर है, दोनों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। इफेक्ट ऑन हार्ट रेट इज वेरिएबल। टैकीफाइलेक्सिस टू हाइपरटेंसिव इफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो सेम इपिड्रिन का जो प्रॉब्लम था, सेम एम्फेटामिन का भी वही प्रॉब्लम है कि भाई इसमें भी टैकीफाइलेक्सिस डेवलप हो जाता है। मींस जैसे जैसे आप इसको डोज कंटिन्यू करते जाते हैं, हार्ट उसे रिस्पॉन्स करना कम कर देता है, इसलिए इसके इफेक्ट जो है हार्ट रेट पे वेरिएबल होते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट दिखाता है। तो एज यूजुअल इट इज अ पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट लाइक कैफीन। कैफीन जैसा ही एम्फेटामिन काम करता है। इन थेरापेटिक डोज इट प्रोड्यूसेस वेकफुलनेस, पोस्टपोन फटीगनेस एंड इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस। तो थेरापेटिक डोज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। वो डोज में अगर हम एम्फेटामिन को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारा अलर्टनेस बढ़ाता है, वेकफुलनेस बढ़ाता है, हमारे में जो थकावट है उसको पोस्टपोन करता है, मींस हमारा को एनर्जेटिक बनाता है और हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीजेस मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, मींस अल्टीमेटली मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस को बढ़ाने का काम एम्फेटामिन करता है इन थेरापेटिक डोज। इट में प्रोड्यूस यूफोरिया, रेस्टलेसनेस, ट्रीमर, कंफ्यूजन एंड हेडेक। तो ये तो परफॉर्मेंस बढ़ाता है, बट कभी कभी कुछ पेशेंट में ये यूफोरिया भी प्रोड्यूस करता है, मींस फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलबींग। मींस हमें दिन में सपने दिखाने वाली बात हो जाती है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इफेक्ट आपका एम्फेटामिन प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, ट्रीमर, कंफ्यूजन और हेडेक मींस सर दर्द, ये हमें हो सकता है, या फिर कुछ पेशेंट्स को हो सकता है जो इसे टॉलरेट ना कर पाए।
Repeated and excessive stimulation by the drug is usually followed by fatigue and depression. अगर हम रेगुलरली एम्फेटामिन को लेंगे और एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो कुछ दिनों के बाद हमें थकावट और हम डिप्रेशन में जाने के चांसेस है, और पेशेंट को थकावट या फिर डिप्रेशन होने के चांसेस है। स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट है? ओनली इन लार्ज डोसेज इट रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। तो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई जो है ये तभी रिलैक्स होते हैं जब इसे हम लार्ज डोज में देंगे। एपिटाइट सप्रेशन, it reduces appetite probably by acting on a hypothalamic area concerned with feeding। तो एम्फेटामिन जो है ये पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमिक एरिया में जो फूड के रिलेटेड कंसर्न एरिया जो है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है या फिर हमारा पेट भर गया है, वहां पे ये एक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारा भूख को कम करने का काम करता है। मींस हमारा एपिटाइट को रिड्यूस करने का काम करता है, जिसके वजह से हमें भूख नहीं लगती। तो ये एक है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एम्फेटामिन का। इसके बाद मिसलेनियस में इट हैज मॉडरेट एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी एंड इज यूजफुल इन पेटिट माल एपिलेप्सी। तो पेटिट माल एपिलेप्सी में इसको यूज करते हैं बिकॉज इट इज अ मॉडरेट एंटी कन्वर्जेंट एक्टिव एजेंट। तो मॉडरेट एंटी कन्वर्जेंट एक्टिव एजेंट होने की वजह से हम पेटिट माल एपिलेप्सी, जिसे हम अब्सेंस एपिलेप्सी भी बोलते हैं, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं एडवर्स इफेक्ट पे। तो एडवर्स इफेक्ट में वही सेम है, पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रिमर, हेडेक, कंफ्यूजन, एजिटेशन, mark anxiety after depression, physiological dependence, habituation and tolerance, and some known are some known adverse effect। तो कॉमन साइड इफेक्ट है पाल्पिटेशन, मीन्स हमारी हार्ट बीट्स बढ़ गई है, हमें थोड़ा सा डरे जैसा लगता है, घबराहट सी होने लगती है, रेस्टलेसनेस लगता है, ट्रिमर आते हैं, शिवरिंग होता है, अल्टीमेटली हेडेक, सर दर्द, कंफ्यूजन स्टेट आ जाती है, एजिटेशन होता है। उसके बाद मार्क एंजाइटी आफ्टर डिप्रेशन, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होता है। उसके बाद हैबिचुएशन भी आता है। उसके बाद टॉलरेंस भी डेवलप होता है। ये सब कॉमन एडवर्स इफेक्ट है हमारे एम्फेटामिन के। थेरापेटिक यूजेस देख लेते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर इट्स सेंट्रल इफेक्ट, मीन्स इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, इसलिए इसको स्पेशली सेंट्रल इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट नार्कोलेप्सी, मीन्स डे टाइम में जो स्लीप का अटैक आता है, मीन्स अचानक से नींद आ जाती है कोई पेशेंट को, उसको ट्रीट करने के लिए एम्फेटामिन एज अ सेंट्रल स्टिमुलेंट करके यूज करते हैं। दूसरा है एज एन एनोरेक्सिफेंट। तो एनोरेक्सिफेंट मीन्स रिड्यूस एपेटाइट। जो ओबेस पर्सन होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्हें भूख नहीं लगना चाहिए, उनका भूख कम करने के लिए भी इसको यूज करते हैं एज अ एनोरेक्सिफेंट, मीन्स ऐसा एजेंट जो कि एपेटाइट और भूख को कम करने का काम करता है। तो ये दो इसके यूज है, और ये दो मेन ड्रग है नॉन कैटेकोलामिन कैटेगरी के। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।